नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वह सीटेट हो, DSSB हो, KVS हो या फिर आर्मी स्कूल का कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए यह इम्पॉर्टेंट है। यह सेट 2 है, इसके पहले सेट 1 चैनल पर डाल दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट है, उसी सीरीज का नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंडक्टिंग असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ऑप्शंस है, असेसमेंट शुड बी एट द एंड ऑफ द सेशन, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस इन लर्निंग टीचिंग लर्निंग, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। असेसमेंट शुड बी डन ट्वाइस इन एन एकेडमिक सेशन, एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड, 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। असेसमेंट शुड बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी एंड नॉट बाय द टीचर, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाहरी एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। तो यहाँ पे बोला जाता है कि आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है। तो इसमें हम देखें ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 देखते हैं तो आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो यह तो नहीं, यह सही तरीका नहीं है, क्योंकि अगर हम 1 साल मतलब 1 साल का ड्यूरेशन है, सत्र है, सेशन है, अगर उसमें हम लास्ट में आकलन करेंगे तो उससे हम पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे बच्चों का, और या फिर उसे आकलित नहीं कर पाएंगे, उसको देख नहीं पाएंगे, उसकी क्षमताओं को नहीं समझ पाएंगे। दूसरा है, असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग, मतलब कि आकलन जो होता है, जो असेसमेंट होता है, वह हमें एक अंतर्निहित प्रक्रिया है, जैसे कि इंटरनली एक्सटर्नली हर तरह से वीकली मंथली रूप में असेसमेंट का होना जरूरी है। तो यह एक उपयुक्त तरीका है, इससे बच्चों की क्षमता के बारे में, कौन बच्चा किस में क्या कमी है, उनकी कमियों के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है वह सही होगा। 2 बार करना चाहिए, यह भी सही नहीं है। या फिर बाहरी एजेंसी, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम उनसे ज़्यादा, बाहर के लोगों से हम उन बच्चों को ज़्यादा जानते हैं कि वह बच्चा किस चीज़ में वीक है, किस चीज़ में स्ट्रांग है, तो हम आकलन करेंगे तो वह ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन उपयुक्त तरीका कौन सा हो गया, असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन, इमोशनल थिंकिंग, सार्वगिक चिंतन, या फिर इगोइस्टिक थिंकिंग, अहंकवादी चिंतन, मतलब अहंकार वाला चिंतन। तो यहाँ हम बात करते हैं सृजनात्मक से संबंधित है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी, डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि एक कोई निश्चित पॉइंट से वहाँ पे ढेर सारा शाखा निकलना, चारों तरफ फैलना, डाइवर्ट हो जाना, डाइवर्ट करना। तो यह जो है सृजनात्मक से संबंधित है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रेन वुड वाइगोस्की एग्री विद, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं। ऑप्शन है, चिल्ड्रेन लर्न थ्रू सोशल इंट्रैक्शन विथ पीयर्स एंड एडल्ट्स, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। चिल्ड्रेन लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड लुक्रेटिव रिवार्ड्स, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। चिल्ड्रेन थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कंडक्टिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल, बच्चों की चिंता को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए। Children are both evil and need to be controlled through punishment.
बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे सटीक है वह है चिल्ड्रेन लर्न्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन विथ पीयर्स एंड एडल्ट। मतलब बच्चे जो होते हैं वह अपने से बड़े या फिर अपने सहपाठी पीयर्स मतलब अपने हम उम्र से के माध्यम से समाज के माध्यम से इनके साथ रहते हुए इंटरेक्ट करते हैं, मतलब सीखते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है चिल्ड्रेन आर बच्चे क्यूरियस बीइंग हु यूज देयर ओन लॉजिक एंड एबिलिटीज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है एडल्ट लाइक in their thinking and there is a quantitative increase in their thinking as they grow up। चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। Like empty vessels in which knowledge given by the adult is filled। जिसमें बड़ों के द्वारा रित बर्तन के समान होते हैं, खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। पैसिव बीइंग्स हु कैन प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड टू देम। सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कर देते हैं, बच्चे वो होते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं तो बच्चे कैसे होते हैं। बच्चे एक इम्पटी मतलब कि बच्चे जो होते हैं एकदम खाली वेसल्स के समान होते हैं जिनको बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। बच्चे मतलब एक बिन पेंटी का लोटा जिन्हें बोलते हैं। बच्चे एक एकदम खाली वेसल्स के समान है। आप उसमें अच्छी बातें भरोगे तो वो भी सीखेंगे, बुराइयाँ सिखाओगे वो भी सीखेंगे, मतलब आप उन्हें जिस तरह के जिस वे में ले जाना चाहोगे उस वे में वो जाएंगे। तो ऑप्शन सी सही होगा। चिल्ड्रेन आर लाइक एम्प्टी वेसल्स इन विच नॉलेज गिवन बाय द एडल्ट इज फिल्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस एरर इज करेक्ट। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट है चिल्ड्रेन कमिट इरर्स बिकॉज दे आर केयरलेस। बच्चे असावधानी के कारण त्रुटियां करते हैं। चिल्ड्रेन्स इरर्स आर पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। तो ऑप्शन बी ही सही है। अभी हम दो ऑप्शन और देख लेते हैं कि क्या क्या है, कहीं इससे ज़्यादा परफेक्ट हो। चिल्ड्रेन कमिट इरर्स व्हेन द टीचर इज लीनिएंट एंड डज नॉट पनिश देम फॉर द मिस्टेक। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। चिल्ड्रंस एरर आर इनसिग्निफिकेंट फॉर द टीचर एंड शी शुड जस्ट स्ट्राइक आउट द मिस्टेक्स एंड नॉट पे एनी अटेंशन टू देम। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उस पर अधिक ध्यान न दें। तो यहाँ हम बात करते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य यही है कि जो त्रुटियां होती है, जो गलतियां बच्चे करते हैं, वह एक सीखने की प्रक्रिया का अंग है। तो चिल्ड्रंस एरर आर पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है ए टीचर नीड्स to ensure that all learners in her class feel accepted and valued. To do this, the teacher should। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो मेक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पनिश चिल्ड्रेन हु डू नॉट फॉलो देम। कड़े नियम बनाए और उन बच्चों को पनिश करना चाहिए जो उनके नियम को पालन ना करते हों, दंड देना चाहिए। सेकंड है लुक डाउन अपॉन चिल्ड्रेन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड सो डैट दे फील दे हैव टू वर्क हार्डर। बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है, मेहनत करना है। फाइंड आउट स्टूडेंट्स हु स्पीक गुड इंग्लिश एंड
आर फ्रॉम रिच बैकग्राउंड्स एंड प्रेजेंट देम एज रोल मॉडल। जो उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। गेट टू नो द सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ हर स्टूडेंट्स एंड इनकरेज डाइवर्स ओपिनियंस इन द क्लास। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए? तो उन्हें करना चाहिए कि अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हमें स्ट्रिक्ट रूल बना देंगे और जो नहीं फॉलो करेंगे उन्हें दंड देंगे, तो यह तो गलत हो गया। यह टीचिंग का एक लर्निंग का प्रोसेस नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें सही जो होगा वो क्या होगा। गेट टू नो द सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ हर स्टूडेंट एंड इनकरेज डाइवर्स ओपिनियंस इन द क्लास। अपने जो बच्चे हैं, उनके जो शिक्षार्थी हैं, उनका सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों से प्रोत्साहित करें, मतलब उन्हें इनकरेज करें, उनके बारे में सब कुछ, किस समाज से आते हैं, कैसा संस्कृति है, किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, इन सब की जानकारी इकट्ठा करके और उनको इनकरेज करें, मतलब उन्हें प्रोत्साहित करें पॉजिटिव वे में। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, सुरेश generally likes to study alone in a quiet room, whereas Madan like to study in a group with his friends. This is because of difference in their. सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके विभिन्नता का कारण है। इनके विभिन्नता का क्या कारण है? ऑप्शन है वैल्यूज, मूल्यों, एप्टीट्यूड, अभिक्षमता, लर्निंग स्टाइल, अधिगम शैली, या फिर लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिविटी, परावर्तकता का स्तर। तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, कोई अकेले पढ़ना पसंद करता है, कोई ग्रुप में पढ़ना पसंद करता है, तो यह उनका लर्निंग स्टाइल है, उनका अधिगम शैली में अंतर है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ linguistic diversity. In this context, what is the most appropriate statement about multilingual classrooms at primary level, especially class 1 and 2? भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेष कर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ऑप्शन है, स्टूडेंट्स शुड बी penalized for using their mother tongue और local language. शिक्षार्थी को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। The school should admit only those students whose mother tongue is the same as the language of instruction. विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही है जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। थर्ड ऑप्शन है, द टीचर शुड रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेज एंड इनकरेज चिल्ड्रेन टू कम्युनिकेट इन ऑल ऑफ देम। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। द टीचर शुड इग्नोर चिल्ड्रेन हु यूज देयर मदर टंग इन द क्लास। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, मतलब उनकी अवहेलना करनी चाहिए, उनका इंसल्ट करना चाहिए, इनको इग्नोर करना चाहिए। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि खास करके कक्षा 1 और 2 जो प्राइमरी कक्षाएं होती हैं, तो उसमें तो टीचर को क्या करना चाहिए कि तो उन्हें द टीचर शुड रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस एंड इनकरेज चिल्ड्रेन टू कम्युनिकेट इन ऑल ऑफ देम। शिक्षक को चाहिए कि हर एक भाषा का सम्मान करें और बच्चों को इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें कि वह सारे भाषाओं को सीखने का प्रयत्न करें। तो ऑप्शन सी सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं है कि वो अपना मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो उन्हें मारने पीटने लगे। दूसरा भी सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मातृभाषा जिन्हें मातृभाषा आता हो और जो स्कूल का लैंग्वेज है वह नहीं आता है, अधिगम वाला लैंग्वेज नहीं आता, तो उन्हें एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो बिल्कुल गलत चीज़ है, पक्षपाती वाली बात हो गई। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय नेचर इन
नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है द इन्वायरमेंट अराउंड अस, हमारे आसपास का वातावरण, बायोलॉजिकल गिवेंस और द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जैविक्रिय विशिष्टा वंशानुक्रम सूचनाएं, टेम्परमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, कॉम्प्लेक्स फोर्सेज ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेचर का मतलब, प्रकृति का क्या किस मतलब क्या है, तो उसका मतलब है बायोलॉजिकली गिवेंस और द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। प्रकृति मतलब नेचर, जो भगवान ने मतलब जो जिनका अपने आप उत्पत्ति, जैसे हम लोग का उत्पत्ति हुआ वैसे ही जैसे पेड़ पौधे बादल पहाड़, इनका खुद ब खुद नेचर के द्वारा जिसका उत्पत्ति हुआ तो उसी को हम नेचर कहेंगे। तो बायोलॉजिकली गिवेंस और दी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, इसको हम नेचर कहते हैं। प्रकृति का मतलब यही होता है। नेक्स्ट है मास मीडिया इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। जनसंचार माध्यम सामाजिकता का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ऑप्शंस हैं मीडिया इज अ वेरी गुड वे टू एडवर्टाइज एंड सेल प्रोडक्ट्स। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। सोशलाइजेशन इज डन बाय द पेरेंट्स एंड द फैमिली ओनली। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। एक्सेस टू मास मीडिया इज ग्रोइंग एंड मास मीडिया इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड्स वैल्यूज एंड बिलीव्स। संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। चिल्ड्रन कैन नॉट डायरेक्टली इंटरैक्ट विथ मीडिया। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जनसंचार माध्यम से मतलब दिन पे दिन मास मीडिया जो है यह एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी बनता जा रहा है समाजीकरण का, सोशलाइजेशन का। तो इसके लिए एक एप्रोप्रिएट कथन क्या कहेंगे? तो एप्रोप्रिएट अगर हम देखते हैं मास मीडिया क्या होता है उसे, तो एक्सेस टू मास मीडिया इज ग्रोइंग एंड मास मीडिया इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड्स वैल्यूज एंड बिलीव्स। ऑप्शन सी जो है सही होगा, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है। अगर हम बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियां मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। मास मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल यही है कि एटीट्यूड को, इन्फ्लुएंस को, वैल्यूज़ को, बिलीव्स को, इन सारे चीज़ों को मीडिया जो होता है, मास मीडिया जो है वह बढ़ा रही है। मास मीडिया के थ्रू इन सब चीज़ों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, हर चीज़ के बारे में जागरूकता हो रही है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है हाउ चिल्ड्रन लर्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? चिल्ड्रन लर्न इन क्लास ओनली, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, यह तो बिल्कुल गलत है। सिर्फ कक्षा में नहीं, बच्चे अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, अपने परिवार में सीखते हैं, समाज में सीखते हैं, अपने ग्रुप में, अपने पीयर्स से सीखते हैं, अपने एडल्ट से सीखते हैं। चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर कॉग्निटिवली रेडी, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। चिल्ड्रन लर्न इन अ नंबर ऑफ वे, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। चिल्ड्रन लर्न एज दे आर नेचुरली मोटिवेटेड, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो कौन सा विषय सही नहीं है? यहाँ सही नहीं, तो ये तो सही है कि जब बच्चे संज्ञानात्मक रूप से तैयार हो जाते हैं, कॉग्निटिव मतलब उनके मानसिक रूप से जो तैयार हो जाते हैं तब सीखते हैं, सही है। जब बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं, अपने टीचर से सीखते हैं, फैमिली से सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, तो कईयों प्रकार से सीखते हैं। और बच्चे
स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वह मोटिवेटेड होते हैं, नेचुरली वो उनमें जागरूकता होती है, किसी चीज़ को जागृति होती है सीखने की। तो नेचुरल चीज़ है ये, नेचर जिज्ञासा, खुद ब खुद जिज्ञासा होता है, नेचुरली होता है, तो उससे सीखते हैं। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा विषय सही नहीं है, तो चिल्ड्रन लर्न इन क्लास ओनली, यह सही नहीं है, वह सिर्फ केवल कक्षा में नहीं सीखते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, Which one of following strategies should a primary school teacher adopt to motivate her student? प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? Encourage competition for marks amongst individual student. प्रत्येक शिक्षार्थियों में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। Use incentive, rewards and punishment as motivating factors for each activity. प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। Help children set goals as per their interests and support them in working towards the same. बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। तो हमें तो लगता है कि ये सही होगा, क्योंकि जब बच्चा प्राथमिक में होता है तो उन्हें हम मार्क्स बेसिस पे कि तुम उससे ज़्यादा, तो वो बच्चे रट के भी ला सकते हैं, रटेंगे लिखेंगे और मार्क्स ज़्यादा ला सकते हैं। तो नहीं, उन्हें समझने की पावर को, शक्ति को, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, खुद को समझना कि उनकी रुचियाँ किधर है, इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो अगर हम इस चीज़ को समझाएं तो बच्चे ज़्यादा विकास करेंगे, ज़्यादा विकसित होंगे। फोर्थ ऑप्शन है, सेट अ स्टैंडर्ड गोल फॉर द इंटायर क्लास एंड हैव रिजिड पैरामीटर टू एक्सेस अचीवमेंट फॉर ऑफ दोज गोल। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना तथा उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। तो बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा समान हो, ठीक है। अगर हम एक मानक, एक स्टैंडर्ड कुछ हम कर देते हैं, रख देते हैं कि तुम्हें इस गोल तक पहुंचना है, तुम्हें आज 5 तक टेबल सब बच्चे को पढ़ के आना है, सबको मैथ में इतना होना चाहिए, तो ऐसा होने से उसमें विकास नहीं होगा, उसमें डर पैदा होगा कि आज मुझे इतना करके जाना है, नहीं जाऊंगा तो फिर मुझे मार मिलेगी, मुझे दंड मिलेगा, मुझे पनिश किया जाएगा। तो उनसे बच्चे सीखेंगे नहीं, वो भयभीत होंगे। तो अगर हम प्राइमरी लेवल के शिक्षक हैं तो उनको चाहिए, उनको रणनीति अपनाना चाहिए कि बच्चे की इंटरेस्ट को जाने और उसे पाने के लिए उसमें सहायता करें, उनकी सहायता करें। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? फैमिली, कंप्यूटर, हेरिडिटी, पॉलिटिकल पार्टी। परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता या फिर राजनीतिक दल। तो अगर हम बच्चों को प्राइमरी एजेंट क्या है, प्राथमिकता क्या है, तो फैमिली, क्योंकि बच्चे जन्म एक फैमिली में लेते हैं और जन्म लेते हैं, फिर जन्म से कुछ के बाद कुछ सालों तक वह सिर्फ फैमिली के आसपास होते हैं। तो उनका प्राथमिक जो है कुछ साल जो होता है उनकी फैमिली के इर्द गिर्द उनका घूमता है। तो सोशलाइजेशन वहीं से उनका शुरू होता है। तो प्रमुख कारक है फैमिली। नेक्स्ट है, गिविंग चिल्ड्रन ग्रुप वर्क इज एन इफेक्टिव पेडागोजिक्स स्ट्रेटजी सिंस। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द टीचर्स वर्क। इससे क्या होगा, शिक्षक का काम कम हो जाता है। यह नहीं है, यह कारक नहीं है, प्रभावी कारक नहीं है क्योंकि बच्चों को हम समूह में दे रहे हैं तो हमारा लोड कम हो जाएगा, इसके लिए नहीं। बच्चे समूह में रह के सीखते हैं, ज़्यादा सीखते हैं। जितना टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं उससे ज़्यादा वो अपने सहपाठी से साथ मिल करके ज़्यादा सीख पाते हैं, तो इसलिए करना चाहिए। इट अलाउज सम चिल्ड्रन टू डोमिनेट द अदर्स इन स्मॉल ग्रुप्स। छोटे बच्चे में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। तो नहीं, ये भी गलत है। अदर्स चिल्ड्रेन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर इन द लर्निंग प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं क्या है। चिल्ड्रेन विल बी एबल टू डू
देयर वर्क क्विकली। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। नहीं, बच्चे सीखते हैं, मतलब एक दूसरे का, इससे हर तरह का लोगों का सहायता करना चाहिए, सपोर्टिव नेचर उसमें उनमें आता है और वह एक दूसरे से सीखते हैं। कुछ क्वालिटीज़ उस एक बच्चे के पास है, उसके पास कुछ और भी क्वालिटीज़ है, तो दोनों एक दूसरे के बाद आइडियाज़ देंगे, वो उनके आइडियाज़ सुनेंगे, वो उनके आइडियाज़ सुनेंगे, तो इससे बच्चे सीखेंगे। तो ऑप्शन सी सही होगा। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर इन द लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट है, ए चाइल्ड विथ नॉर्मल इंटेलिजेंस शोज डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड comprehending language. It includes that the child is showing symptoms of। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। डायस्लेक्सिया का पठन अक्षमता, मतलब पढ़ने में कमी, पढ़ नहीं पाता हो। डायस्ग्राफिया लेखन अक्षमता। डायस्कैल्कुलिया गणितीय अक्षमता, या फिर डायस्प्रैक्सिया गतिमत समन्वय अक्षमता। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रहा है उसे, तो किस चीज़ से पढ़ नहीं पा रहा है, तो डायस्लेक्सिया से वह ग्रसित है। पठन अक्षमता मतलब पढ़ने में असमर्थ है, सक्षम नहीं है, इस बीमारी से वह ग्रसित है। तो ऑप्शन ए सही होगा, डायस्लेक्सिया। यह था कुछ 15 क्वेश्चन CDP से, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से, सेट 2। सेट 1 हम पहले ही डाल चुके हैं चैनल पे। तो यह हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी हो, KVS का हो, CTET का हो, या फिर DSSB का हो, आर्मी स्कूल का हो, या फिर कुछ भी, जो टीचर हैं जो बच्चों को समझने के लिए कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, कैसे हम अपनी टीचिंग पावर को बढ़ाएं, तो उसके लिए यह एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।